स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट इक्यू डायरेक्टिव के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें हम बात आ रही थी मैक्रोज के हवाले से कि टेक्स्ट इक्यू जो है ना टेक्स्ट मैक्रो को जो है क्रिएट करता है। और मैक्रो के बारे में मैंने आपसे सवाल किया था कि व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो का कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में होता है, सी शार्प में भी होता है और सी प्लस प्लस, सी शार्प, जो जावा वगैरह सब में मैक्रोज का कॉन्सेप्ट है। तो किसी ने पढ़ कर कोई काम किया मैक्रो पे कभी? आपने कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उनके अंदर कोई मैक्रो में काम किया हो? मैक्रो के बारे में पढ़ा हो या मैक्रो का कोई कॉन्सेप्ट किसी के जहन में हो? है किसी के पास? सही है, कह रहे हैं ज्यादातर मेरे ख्याल में नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ मैक्रो क्या होता है। देखिए, आपने एम एस वर्ड के अंदर भी यूज होता है मैक्रो। मैक्रो जो है ना एम एस वर्ड में भी यूज होता है। एम एस वर्ड के अंदर आप जाके देखिएगा, एक्सेल वगैरह सब में, एम एस ऑफिस के अंदर मौजूद है ये। तो उसमें आप करोगे मिसाल के तौर पे, उसमें आप कोई टेक्स्ट, आप एम एस वर्ड पे कोई टेक्स्ट लिखते हो ना, आपने लिखा ए बी सी, एम एस वर्ड पे जाके लिखा आपने ए बी सी। अब इस टेक्स्ट को आपने बोल्ड कर दिया, ठीक है, बोल्ड कर दिया, अटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, अटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया यू से, और इसका फ़ॉन्ट का साइज आपने जो है वो बढ़ा के 40 कर दिया, और इसका कलर जो है आपने येलो कर दिया। ठीक है, कलर आपने इसका येलो कर दिया, और इसके अंदर जो है आपने 20 काम करे अलग अलग तरह के, इसके अंदर आपने चीजें अप्लाई की। अब ये जो 10-15 ऑपरेशन आपने इस टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म किए ना एबीसी के ऊपर, अब आप एक चीज लिखना, अब आप लिखते हो अगला वर्ड आप जाके कहीं लिखते हो एक्स वाई जी। अब आप चाहते ये हो कि यही जो एबीसी लिखा है ना, जिस जो ऑपरेशन आपने एबीसी पे परफॉर्म किए हैं, वो सारे ऑपरेशन एक्स वाई जी पे भी हो जाए। तो आपको दोबारा यही काम करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा, इटैलिक करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो हम शॉर्टकट बना रहे थे, वो क्या क्या शॉर्टकट बनाते हैं, जब एबीसी में हमने काम किया ना, हमने सारे चीजों को जब हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने से पहले मैं मैक्रो ऑन कर दूंगा। अप्लाई करने से पहले मैं मैक्रो ऑन कर दूंगा। मैक्रो का नाम रख दिया मैंने, वो मैक्रो की शॉर्टकट की पूछेगा मुझसे एमएस वर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने मैक्रो की शॉर्टकट की रख दी, फॉर एग्जांपल ऑल्टर के। अगर मैंने ऑल्टर के रख दिया, कीबोर्ड पे की होती है ना ऑल्टर, ऑल्टर के मैंने एक शॉर्टकट की रख दी, तो फिर मैक्रो मैक्रो चलना शुरू हो जाएगा। फिर मैं जो भी काम करूंगा ना इस टेक्स्ट पे, वो सारा रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा मैक्रो के अंदर। और जब मैं काम खत्म कर चुकूंगा, खत्म कर लूंगा एबीसी के ऊपर, सारी चीजें मैंने अप्लाई कर दी, फिर मैंने उसको जाके और जो मैक्रो को जाके मैंने कर दिया सेव। मैक्रो को सेव करूंगा या यानी कि मैक्रो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब मैक्रो कंप्लीट हो जाएगा, अब मेरे पास ऑल्टर के है मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, नीचे जाके मैंने एक्स वाई जी लिखा, इस एक्स वाई जी पर जाके मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया ऑल्टर के। ऑल्टर के प्रेस करूंगा तो मैक्रो के ऊपर जो चीजें सारी मैंने अप्लाई की थी वो सारी यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी एक ही की से। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, कलर वलर सब चीजें इस पे लग जाएंगी। मुझे दोबारा से मेहनत करने की इस पे जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैक्रो के। मैक्रो के अंदर एक मरतबा जो काम कर लिया जाए उसको रिकॉर्ड करके कर लिया जाता है, और बाद में वही पूरा काम किसी दूसरी चीज के ऊपर भी इसको जो है ना हम इसको एनेबल कर सकते हैं, यानी कि इसको पेस्ट कर सकते हैं दूसरी चीज के। तो मैक्रो समझ में आ गया सबको, मैक्रो क्या होता है? चीजों को ऑटोमेटिक करने के लिए टाइम बच जाता है इससे हमारा, वरना वो दोबारा सारे ऑपरेशन करने पड़ेंगे हमें। ठीक है ना? तो ये आप यूज करके देखिएगा, एमएस वर्ड में भी होता है, एक्सेल के अंदर भी होता है, और जिन लोगों को मैक्रो पे काम आता है वो बहुत सारा टाइम अपना बचा लेते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी काम होता है ना, बहुत सारी कमांड्स आप बना लो, उसका एक मैक्रो बना लो बहुत सारी कमांड्स का, आप जगह जगह वो मैक्रो कॉल करो और वो पूरी सारी कमांड चलना शुरू हो जाएंगी। आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। मैक्रो अगर आपने बना लिया, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन का मैक्रो बना लेना सी शार्प पे, तो अगर आपने कंट्रोल सी कर दिया तो ये कंट्रोल, पर ऐसा करना कि वो पहले से मौजूद ना हो। जैसे कंट्रोल सी तो कॉपी पेस्ट के लिए होता है ना, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल पी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। तो ये तो कॉपी पेस्ट के लिए होता है। इसके हट के जो जो नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं
शॉर्टकट कीज, उससे हटके कोई मैक्रो का शॉर्टकट की रख लेना और आप देखना उसको ट्राई करके, बहुत यूजफुल फीचर है मैक्रोस। तो बहरहाल ये मैक्रो का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। और ये टेक्स्ट EQ जो है ना वो मैक्रो को, टेक्स्ट मैक्रो को सपोर्ट करता है। तो इससे भी काफी सारा टाइम आपका असेंबली की कोडिंग का बच जाएगा अगर आप मैक्रो यूज कर रहे हैं तो। देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स। जी, इसके 3 फॉर्मेट्स हैं टेक्स्ट EQ के। हम डायरेक्टिव कौन सी पढ़ रहे हैं? टेक्स्ट EQ। तीसरी डायरेक्टिव हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट EQ। इसके 3 फॉर्मेट्स हैं। तो पहला द फर्स्ट असाइन टेक्स्ट, पहला जो है टेक्स्ट को असाइन करता है। सेकंड असाइन द कंटेंट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मैक्रो। ठीक है, तो दूसरा जो है वो क्या करता है कि जो पहले से मैक्रो बना हुआ है ना, टेक्स्ट मैक्रो अगर आपने बनाया है तो उसको असाइन करेगा दूसरा वाला, उसका जो फॉर्म है। और तीसरा जो है थर्ड असाइन अ कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन। तीसरा कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन को जो है असाइन करने के काम आता है। यानी कि 3 तरह के फॉर्मेट ये रहा। पहला जो है वो टेक्स्ट को असाइन करने के काम आता है, दूसरा जो है वो टेक्स्ट मैक्रो को असाइन करने के काम आता है, और तीसरा जो है वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको असाइन करने के काम आता है। अब तीनों को एक ही एग्जांपल में देख लेते हैं। आगे एक एग्जांपल आ रही है जिसके अंदर तीनों जो है वो यूज होंगे, तीनों फॉर्म टेक्स्ट EQ की यूज होंगी। तो ये स्लाइड है टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव के बारे में और एक एग्जांपल यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। इस कोड के जरिए से इंशाल्लाह इसकी तीनों फॉर्म्स को समझ लेते हैं। डिफाइन अ सिंबल एज ईदर एन इंटीजर और टेक्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, कॉल्ड अ टेक्स्ट मैक्रो। टेक्स्ट मैक्रो क्या होता है वो मैं थोड़ा आपको बता दिया, आइडिया हो गया आपको। नीचे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एंड कैन बी रीडिफाइन, रीडिफाइन भी हो सकता है। नीचे भी देख लेते हैं रीडिफाइन कैसे हो रहा है। पहले तो आप देखें नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू मैसेज। कंटिन्यू मैसेज वेरिएबल है या सिंबल है? कंटिन्यू मैसेज ये वेरिएबल है या सिंबल है? सफिया ने कहा सिंबल है। ठीक कहा, सिंबल है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इस निशानी क्या है, आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट EQ, तो जाहिर है सिंबल होगा। वेरिएबल होता तो बाइट या कुछ वर्ड वगैरह लिखा होता। तो सिंबल है, टेक्स्ट EQ सिंबल है। और आगे क्या लिखा हुआ है? डू यू विश टू कंटिन्यू, यस या नो। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट जाहिर है कोटेशन के, डबल कोटेशन के अंदर जो है इसको इंक्लोज किया हुआ है, और शुरू और आखिर के अंदर इसके जो है वो लेस देन ग्रेटर देन का साइन है। तो जाहिर है ये पूरा टेक्स्ट ही ट्रीट होगा एज अ टेक्स्ट, ये पूरा जो है ट्रीट किया जाएगा। कंटिन्यू मैसेज जो है वो इस टेक्स्ट के साथ मैप हो जाएगा। फिर नीचे लिखा रो साइज इज इक्वल टू 5। रो साइज क्या है, वेरिएबल है या सिंबल है? रो साइज तो जवाब आया है सिंबल है। आद ने कहा, संफिया ने कहा, बिलाल ने कहा सिंबल है। ठीक है, सब कह रहे हैं सिंबल है। आशा ने कहा सिंबल है। सिंबल क्यों है भाई, ये कौन रीजन बताएगा? सिंबल क्यों कह रहे हैं? इक्वल टू है आगे, सही है। इक्वल टू साइन लगा इसलिए, सही है। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ ये, तो इसलिए जाहिर है ये एक सिंबल है, वेरिएबल नहीं है। देखिए मैं आपको 10-15 बार बता चुका हूँ ये सिंबल और वेरिएबल का फर्क, और मैं इसको सवालात इसके देता भी हूँ। मिड टर्म में भी, फाइनल में इस तरह के कुछ सवालात आ जाएंगे और मैं उसमें बताऊंगा नहीं कि इसमें सिंबल आएगा या वेरिएबल, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये आपने खुद ही, आपको मैंने बार बार पूछ के आपको पूरी क्लियर कर दिया है कि वेरिएबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो इसको जाहिर है मतलब मैं चीजें मैं बताऊंगा नहीं पेपर में, ये सिंबल है या ये वेरिएबल है, ये चीजें अब आपके सामने क्लियर है। अब आपने लिखा रो साइज इज इक्वल टू 5, तो 5 जो है नंबर है जो कि रो साइज के साथ मैप हुआ हुआ है, इस सिंबल के साथ मैप हुआ हुआ है। डॉट डेटा, डॉट डेटा का अब सेगमेंट शुरू हो रहा है। प्रॉम्प्ट 1, जाहिर है प्रॉम्प्ट 1 एक वेरिएबल होगा क्योंकि आगे बाइट लिखा हुआ है, और
डॉट डेटा जरूरी होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, तो डॉट डेटा के अंदर ही लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट 1। ठीक है, प्रॉम्प्ट 1 बाइट, और आगे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू मैसेज। कंटिन्यू मैसेज जो है वो आपका सिंबल था ऊपर जो आपने यूज किया था, तो उसके अंदर लिखा हुआ है डू यू विश टू कंटिन्यू, यस या नो। तो ये पूरा टेक्स्ट जो है एक्चुअली वो प्रॉम्प्ट 1 के अंदर आ जाएगा। डू यू विश टू कंटिन्यू, यस नो, प्रॉम्प्ट 1 के अंदर पूरा टेक्स्ट आ जाएगा इस वेरिएबल में। फिर नीचे लिखा है काउंट। ये काउंट क्या है, काउंट टेक्स्ट से क्यों लिखा है आगे, इसका मतलब है काउंट एक सिंबल है, क्योंकि आगे टेक्स्ट से क्यों लिखा है, डायरेक्टिव लगी हुई है, इसका मतलब है काउंट एक सिंबल है। और इसके बाद देखो क्या, कौन सा साइन है, परसेंटेज का साइन है। और ये पिछली स्लाइड में दिखाया गया है कि परसेंटेज का साइन जो है वो आखिर में आप देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि परसेंटेज का साइन हम यूज करते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए, या सॉरी कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन को, ये लिखा है कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन, यानी कि कोई नंबर है, कोई मैथमेटिक्स परफॉर्म होगी, कोई मैथमेटिक्स परफॉर्म होगी कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन के जरिए से जो है वो मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है शुरू के अंदर जो है वो परसेंटेज का साइन लगा हुआ। और यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, आप देख रहे हो कि परसेंटेज का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। उसके आगे लिखा हुआ है रो साइज। रो साइज के अंदर क्या था, रो साइज किसके साथ मैप हुआ था, 5 के साथ। ऊपर आप देखें रो साइज जो है 5 के साथ मैप हुआ था। ठीक है, तो 5 जाहिर है यहाँ पर वो इसको 5 लेगा, जहां रो साइज लिखा है तो उसको क्या लेगा, 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जवाब क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, जवाब आ जाएगा 10। ठीक है, 10 जवाब आ जाएगा इसका। तो 10 जो है ये इसने मैथमेटिक्स परफॉर्म की, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रो साइज जो कि एक सिंबल था जो कि 5 के साथ मैप हुआ था, तो उसने यहाँ पर उसको 5 ही लिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब 10 हो गया। और ये 10 जो है वो कहाँ आ जाएगा, ये 10 किसके साथ मैप हो जाएगा, ये 10 मैप हो जाएगा काउंट के साथ, जो काउंट सिंबल है उसके साथ ये 10 जो है वो मैप हो गया। ठीक है ना, ये लाइन क्लियर हो गई ना, ये टेक्स्ट जो मैंने ये लाइन बताई आपको कि काउंट जो है वो 10 के साथ मैप हो गया, और 10 कैसे आया वो भी आपको पता चल गया। पूरी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया गया यहाँ पर। ठीक है ना, और टेक्स्ट सीक्यू डायरेक्टिव ही यूज हुई है। मैंने आपको बताया टेक्स्ट सीक्यू डायरेक्टिव की 3 फॉर्म है। पहली फॉर्म आपको ऊपर दिखा रहा है ये, इसके साथ आपने टेक्स्ट लिखा था, और दूसरी फॉर्म आपको यहाँ दिखा रहा है ये, जो कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर टेक्स्ट सीक्यू यूज हुआ है। और इसके जरिए इससे पहले आपने जरूरी है कि आपने परसेंटेज का साइन लगाया, वरना वो मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन उसको लेगा नहीं, वो उसको टेक्स्ट ले लेगा। लेकिन अगर आपने परसेंटेज का साइन लगाया तो फिर वो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेगा। अच्छा, ये अब आखिर इसकी ये लाइन देखें, ये लाइन लिखा हुआ है सेटअप एल। सेटअप एल टेक्स्ट सीक्यू, तो जाहिर है ये भी एक सिंबल हो गया सेटअप एल। इसमें क्या आएगा, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है, ये आएगा मूव एल कॉमा काउंट। काउंट के अंदर क्या था, 10 था, अभी देखा हमने काउंट यहाँ पर, काउंट के अंदर 10 था। ठीक है, 10 था, तो एक्चुअली 10 मूव करवा रहे हैं हम एल के अंदर। ये हमने एक असेंबली की इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने और जाहिर इसको एज अ टेक्स्ट लेगा ये, क्योंकि जाहिर शुरू और आखिर में हमने लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। ठीक है, तो एज अ टेक्स्ट लेगा, लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर हम असेंबली की एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मूव एल कोमा काउंट। तो एल के अंदर क्या वैल्यू को हम मूव करवा रहे हैं, 10। अच्छा, अब सेटअप, ये चीज जो है ये मूव एल कॉमा 10, ये पूरा जो टेक्स्ट है ये किसके साथ, ये मूव एल कॉमा 10 ये पूरा टेक्स्ट जो है किसके साथ मैप हो जाएगा, ये पूरा टेक्स्ट मैप हो जाएगा सेटअप एल के साथ। सेटअप एल सिंबल के साथ ये पूरा टेक्स्ट जो है वो मैप हो जाएगा। टेक्स्ट इक्यू डायरेक्टिव ये काम करेगा कि इस पूरे टेक्स्ट को, जो इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एक्चुअली असेंबली की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो यहाँ पर इसको एज अ टेक्स्ट लेगा और पूरे टेक्स्ट को मैप कर देगा किसके साथ, सेटअप एल के साथ। अच्छा, अब नीचे आप गए, नीचे जाके डॉट कोड लिखा आपने, डॉट कोड के बाद आपने सिर्फ एक वर्ड लिखा, क्या लिखा, सेटअप एल। ये करेगा क्या, सेटअप एल, यहाँ के कमेंट्स में लिखा हुआ है जनरेट्स मूव एल कॉमा, क्या करेगा, क्या 10 को मूव करा देगा एल। यानी कि आप सेटअप एल लिखो और आप शो डम रजिस्टर जाके नीचे लिख लो, कॉल असेंबली में लिखते हैं ना कॉल डम रजिस्टर,
तो कॉल डम रजिस्टर जाके नीचे लिखो, ठीक है। तो आपको ई एक्स के अंदर आपको 10 नजर आएगा, क्योंकि एल जो है वो पार्ट है ई एक्स का, ठीक है। तो आपको ई एक्स में 10 नजर आएगा, यानी कि दूसरे लफ्जों में एल के अंदर आपको 10 नजर आएगा। तो ये सेटअप एल एक तरह का मैक्रो बन गया, ये मैक्रो बन गया, क्योंकि सेटअप एल के अंदर पूरी एक रेडीमेड इंस्ट्रक्शन आपने रख दी असेंबली की। अब ये असेंबली की इंस्ट्रक्शन आपने कोड में जाके नहीं लिखी, यहाँ पर सिर्फ आपने एक मैक्रो जो आपने बनाया था सेटअप एल के नाम से ही, ये मैक्रो बन गया। क्यों मैक्रो क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, मैक्रो इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर असेंबली की इंस्ट्रक्शन रखी हुई है, तो रेडीमेड काम आपने एक सिंबल के अंदर बना के रख दिया, तो एक तरह से ये मैक्रो हो गया। तो यही आपने जाके नीचे एक बार लिख दिया सेटअप एल, तो होगा क्या, वो असेंबली की इंस्ट्रक्शन मूव एल कोमा काउंट चल जाएगा और 10 आ जाएगा एल के अंदर। हालांकि काउंट भी आपने ऊपर यूज किया था, यहाँ पर ये भी एक सिंबल था, और इस सिंबल के अंदर ये मल्टीप्लाई करके जो है 10 निकाला था, ठीक है। तो ये पूरी चीजें सारी चीजें एग्जीक्यूट होके मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा नीचे सेटअप एल, और इस मैक्रो जो सेटअप एल का जो मैक्रो बना हुआ है वो रेडीमेड मैक्रो कॉल होगा और वो इंस्ट्रक्शन चल जाएगी। तो ये जो मैक्रो का कॉन्सेप्ट था कि रेडीमेड आप एक चीज बना के रख दो और उसको भी नीचे कहीं पर भी, अब मैं जितनी मरतबा भी नीचे जाके सेटअप एल लिखूंगा, नीचे नीचे जाके जितनी मरतबा भी सेटअप एल लिखूंगा, तो एल के अंदर 10 मूव हो जाएगा हर मरतबा। मुझे दोबारा से पूरी इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका ऊपर मैक्रो बना के रख दिया है। ये स्लाइड क्लियर है सबको? ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसके अंदर टेक्स्ट मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाया गया है कि कैसे जो है वो मैक्रो के जरिए असेंबली, इससे आपका फायदा ये होता है कि बहुत सारी कोडिंग का टाइम आपका बच जाएगा। अगर आप मैक्रो बना के रख लोगे ना, बार बार उसको यूज कर रहे हो, तो बस मैक्रो बना के रख लो, मैक्रो का नाम एक वर्ड लिखो, वो सारा चीजें वो कॉल हो जाएंगी। जैसे आप मैक्रो बना लो 0DH 0AH, इसका मैक्रो बना लो, नीचे उसका नाम रख दो नेक्स्ट लाइन, बस जगह जगह जाकर नेक्स्ट लाइन लिखना, तो पूरी लाइन ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। जितनी दफा चाहे आप इसको एग्जीक्यूट करें, बिल्कुल इसके अंदर जैसे जितनी मरतबा भी सेटअप है एक तरह से आपका मैक्रो है, और इसके अंदर जो अभी आपने इंस्ट्रक्शन रखी हुई है वो सब चलेंगी जितनी मरतबा भी आप इसको प्रोग्राम में यूज करोगे। तो यही तो फायदा है मैक्रो का, कि बार बार आपका कोडिंग करने का टाइम बच जाएगा, एक चीज बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, तो बेहतर ये होता है उसका मैक्रो बना के रख दिया जाए। या कोई मुश्किल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बड़ी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो बार बार आ रही होती है, तो उसका मैक्रो बना के रख लो, और जाहिर है मैक्रो में एक ही वर्ड होगा, तो वो आप लिखोगे तो वो सारी इंस्ट्रक्शन चल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सेकंड आपका चैप्टर, सॉरी थर्ड चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो रहा है, और मैंने प्लान यही किया है कि मिड टर्म जो है ना वो यहीं तक ही आएगा। आपके मिड टर्म के जो कंटेंट है वो यहीं तक होंगे, आगे हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन वो मिड टर्म के अंदर भी मैं नहीं रखूंगा। वो कंटेंट आपके जो है ना वो मिड टर्म के बाद के कंटेंट होंगे, वो जाहिर है फाइनल के अंदर वो सारी चीजें होंगी। लेकिन मिड टर्म के अंदर जो है यहाँ तक ही आएगा, जहाँ इस स्लाइड तक आएगा, बस शुरू से लेके इस स्लाइड तक। ये आपका चैप्टर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। 3 चैप्टर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए, और 3 चैप्टर के कंटेंट इंशाल्लाह जो है आपके मिड टर्म के अंदर जो है पेपर उसमें से बनेगा। मिड टर्म आपको पता होगा 6 तारीख से शुरू होने वाला है ना, आज 24 तारीख है, तकरीबन 6 तारीख तकरीबन 10-11 दिन है। तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे जो हम पढ़ रहे होंगे जाहिर है वो मिड टर्म का पार्ट नहीं होगा। चौथा चौथा चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मिड टर्म का पार्ट नहीं होगा। वो उससे पहले आपका मिड टर्म यहाँ तक ही आएगा, जो मैंने आपको बताया ना इस स्लाइड तक, 3 चैप्टर तक। फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है वो मिड टर्म के लिए डिसाइड किए मैं। और ये मिड टर्म आपको पता ही होगा 20 मार्क्स का मैंने रखा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एलएमएस पे रख दी है, तो आपका मिड टर्म 20 मार्क्स का ही होगा, और 20 मार्क्स से ही जाहिर एवल्यूशन होगी। अगला आपकी क्लास कब है, नेक्स्ट क्लास कब है अब आप लोगों की? आज थर्सडे है ना, नेक्स्ट क्लास कब है? ट्यूसडे को? सर ट्यूसडे को। ट्यूसडे को, सही है। तो ट्यूसडे को आपकी नेक्स्ट क्लास है,
और प्रोजेक्ट लिस्ट का इन्होंने अच्छा याद दिलाया अली सिद्दीकी ने। मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट रखनी थी, मैं रख नहीं पाया, आज इंशाल्लाह रखता हूँ। प्रोजेक्ट लिस्ट भी रख देता हूँ। अगली क्लास आपकी ट्यूसडे को है, तो उस क्लास के अंदर जो है ना आपका ट्यूसडे को क्लास होगी, ठीक है। तो उस क्लास को जो है ना, उस क्लास में आपको जो है ना इंशाल्लाह जो है क्विज होगा आपका, ठीक है। क्विज किसका होगा? तीसरे चैप्टर का, थर्ड चैप्टर। ये तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा ना लेक्चर 3 के नाम से। स्लाइड भी मौजूद है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी इंशाल्लाह सारे अवेलेबल होंगे। तो तीसरे चैप्टर में से, सिर्फ तीसरे चैप्टर में से आपका जो है ना क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे वाले दिन। तो बैकअप प्लान रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का, इन चीज़ों का, क्योंकि आपको पता है क्लास के दरमियान में ही क्विज होता है। गूगल फॉर्म पे ही बना मैं क्विज लूंगा, जैसे आपने प्रैक्टिस की थी क्विज 1 जिसके मार्क्स भी लग चुके हैं। तो क्विज 2 के मार्क्स जो है, क्विज 2 भी जो है इसी तरीके से गूगल फॉर्म पे होगा और ट्यूसडे वाले दिन होगा, ठीक है, ड्यूरिंग क्लास टाइमिंग्स। तो बैकअप प्लान वगैरह तैयार रखिएगा उसका, ताकि जो है उसको कर सके। अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है स्टडीज में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए भी खास तौर पे बता रहा हूँ। और क्योंकि आप ज़ाहिर है लास्ट सेमेस्टर और इस सेमेस्टर में ना एक जैसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो वो भी आप देख लें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी अब होती जा रही है कि अब आपको जो है ना वो आपके लिए मतलब अब जो है हम कोशिश यही कर रहे हैं चीटिंग का जो है पहलू बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसमें एग्जाम में अब ऐसी पॉलिसीज बन रही है, आप देखिएगा आपके सामने आएगा कि जो लोग इस आसरे में शायद बैठे होंगे अब चीटिंग करके उसको देख के कर लेंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमने शेड्यूल और ऐसी चीज़ें, ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इस वक्त, और आप देखिएगा एग्जाम की पॉलिसी आएगी सामने, तो आप कोई करना भी चाहेगा ना चीटिंग नहीं कर पाएगा। तो हमने इस तरह से उसको फॉर्मुलेट किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो जो लोग इस आसरे पे बैठे हैं कि हम चीटिंग करके पिछले सेमेस्टर में, तो जाहिर है वो नया नया हुआ था, तो हमने वहाँ भी कोशिश की थी, लेकिन वो जाहिर है लोगों ने उसको देखा था और उसको फ़ायदा भी उठाया उससे, लेकिन इस सेमेस्टर में वो चीज़ मुमकिन नहीं होगी अब। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कॉपी करके करके हम निकाल लेंगे, वो उनका रिजल्ट मैं अभी से बता रहा हूँ वो फेल होंगे सारे के सारे, क्योंकि वो चीटिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहे समर सेमेस्टर में, और चीज़ों को बिल्कुल ऑन द टाइम करें, बिल्कुल जैसे क्विज असाइनमेंट वगैरह, असाइनमेंट भी मैं आपकी बना रहा हूँ तो इंशाल्लाह बन जाएगी। तो क्विज असाइनमेंट जो भी चीज़ें हैं ऑन द टाइम सबमिशन कराएं और बिल्कुल अप टू डेट रहें, और किसी भी किस्म के उसमें नहीं रहें कि आपका जो है वो एग्जाम ये पहले पिछले सेमेस्टर की तरह बिल्कुल नहीं होगा, ये सेमेस्टर बिल्कुल डिफरेंट जाएगा। ये आप देख लेंगे, आपको अंदाजा भी हो जाएगा। मिड टर्म फाइनल बिल्कुल वैसे नहीं होंगे जैसे पिछले सेमेस्टर में था, बिल्कुल चेंज हो रहा है, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। सारे स्लाइड्स एलएमएस पे मौजूद हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एलएमएस पे मौजूद हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ रहे हैं। लैब की कहानी कहाँ तक पहुंची आप लोगों की? लैब के बारे में कोई बताएगा प्रोग्रेस? लैब की प्रोग्रेस बताते रहें ताकि मैं उनसे भी टच में रहूं कि कहाँ तक जा रहा है मामला। सर अरिथमेटिक पढ़ाया। मल्टीप्लिकेशन हुआ है? जी जी सर। डॉट डेटा कल स्टार्ट होगा? डॉट डेटा मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई जी तो खैर सर, आसान यहीं सी, तक आईमल इंस्ट्रक्शन आपने आईमल किया है ना, डिवीजन भी किया है, डिव भी किया, डिव सही है।
सर ये सबट्रैक्शन अलग एडिशन। अलग लैब है ना, उन लोगों ने शायद अलग अलग करा है, हम लोगों ने सिर्फ लेकिन मल्टीप्लाई। आप देखो हम जो है ना काफी आगे चले गए। मैंने आपको आज की क्लास में मैक्रो भी करा दिया। अच्छा एक बात बता दूं आपको, आपको असेंबली के अंदर लैब कराई जाएगी ना, लैब के अंदर ये मैक्रो वैक्रो नहीं कराए जाएंगे, ये तो आपने खुद ही करने हैं सारे। वहां तो आपको सिर्फ वो चीजें कराई जाएंगी कि आप यूज टू हो जाए। समझे? फंक्शन कराएंगे, ये कराएंगे, यूज टू कराएंगे, यानी कि जो पहली मर्तबा जो चीजों का इंट्रोडक्शन है वो आपको मिल जाए। बहुत सारी चीजें हैं। एरे तो कराएंगे वो, शायद वो लैब में एरे भी होगा, लेकिन इस तरीके जैसे मैंने अभी कराया एरे की लेंथ निकालना, डॉलर माइनस, पता नहीं ये लैब में होता है कि नहीं होता, मेरे ख्याल में नहीं होगा ये। और ये मैक्रोस का काम, टेक्स्ट टीक्यू वगैरह, इक्वल टू का साइन, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप खुद से अपने एंड से ये सारी टेस्ट ट्राई करके देखना, असेंबली के अंदर कोड करके देखना, ये जो मैंने आपको कराया है यहाँ पे, ताकि इसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, वाकई में ऐसा ही हो रहा है जिस तरह बताया जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप टेक्स्ट यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर थ्योरी में एक एक चीज आपको लैब में कराई जाए। लैब के अंदर जो पूरा लैब मैनुअल है वो इस हिसाब से चल रहे हैं, और लैब मैनुअल के अंदर जाहिर है वो आपको असेंबली के आपको असेंबली से यूज टू करेंगे कि असेंबली के अंदर इंस्ट्रक्शंस कैसे चलाई जाती हैं। लेकिन जाहिर है उनकी जो पूरी डिटेल है और थ्योरेटिकली जो हम चीजें कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें लैब में आप, जाहिर है वो एक एक चीज तो नहीं कराएंगे, तो आपको अपने एंड से करना पड़ेगा वो सारी चीजें अपने आप, कम से कम। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पेपर में कोई सवाल देता हूँ, ठीक है, तो आप उसको क्लियर होंगे, आपके कौन सा आप फॉर्म कर लोगे। क्योंकि ज्यादातर जो है ना पेपर के अंदर, अभी तो मिड टर्म में तो शायद इतना नहीं, लेकिन फाइनल में तो बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग होगी। मिड टर्म में तो जाहिर है वो हम शुरू का पार्ट थियोरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, जो शुरू के अंदर कन्वर्जन्स वगैरह, तो जाहिर है वो चीजें हम कवर करेंगे, तो प्रोग्रामिंग का पार्ट कम होगा। लेकिन मिड टर्म के बाद जो है ना प्रोग्रामिंग का पार्ट, फाइनल पेपर में बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग होती है। तो अच्छी प्रैक्टिस रखिएगा, लैब हैंड्स ऑन अच्छे रखिएगा अपने, और जो चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं उसको प्रैक्टिस अपने एंड पे करके देखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी कोड है ना यहाँ पर दिया हुआ है, उस सारा का सारा कोड एग्जाम्पल के फोल्डर में मौजूद है, रिवाइन के। कम से कम आप चला के देख रहे हो कॉपी पेस्ट करके, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि वाकई में ये चीजें ऐसे ही हो रही हैं जैसी बताई जा रही हैं। अच्छा, ऑपरेंड्स की टाइप्स, असेंबली के अंदर ऑपरेंड्स की टाइप्स देख लेते हैं कितनी तरह के ऑपरेंड्स होते हैं। इमीडिएट, रजिस्टर और मेमोरी, तीन तरह के ऑपरेंड हो सकते हैं। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट का मतलब होता है कांस्टेंट इंटीजर, कोई नंबर, यानी जैसे 8 हो गया, 16, 32, या जो भी बिट्स हैं, जो कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को हम कहते हैं इमीडिएट। तो ये कांस्टेंट इंटीजर होता है, ये एक नंबर होता है। तो ऑपरेंड कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, इमीडिएट का मतलब नंबर। ऑपरेंड कोई रजिस्टर हो सकता है, जो आप पता ही है आपको, रजिस्टर ई एक्स ई बी है जो भी है। तो ऑपरेंड कोई रजिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो और ऑपरेंड जो है ना कोई वेरिएबल भी हो सकता है। मेमोरी का मतलब यहाँ पर वेरिएबल, रेफरेंस टू अ लोकेशन इन अ मेमोरी। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ऑपरेंड्स की टाइप बताई जा रही है। ऑपरेंड कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है जिसको हम इमीडिएट कह रहे हैं, ऑपरेंड कोई रजिस्टर हो सकता है, ई एक्स ई बी एस वगैरह जो भी है, और ऑपरेंड जो है कोई मेमोरी, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप तीनों, आपको आइडिया है भी कि तीनों क्या है। तो ये जो है एक्चुअली ऑपरेंड्स की टाइप्स हो गई। असेंबली में तीन टाइप्स के ऑपरेंड्स होते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर आप यूज करोगे, इन्हीं तीनी टाइप्स में से यूज करोगे ऑपरेंड को। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें, ये सेंटेक्स दिखाया गया। R8 का मतलब है रजिस्टर। देखो आगे जाके ना ये एज अ ये सारे ऑपरेंड हैं, ऑपरेंड दिखाए गए हैं, और ये उन ऑपरेंड्स की ना डिस्क्रिप्शन है। ये इन ऑपरेंड्स की डिस्क्रिप्शन साइड में लिखी हुई है। अगर R8 लिखा हुआ है, R8 का मतलब है रजिस्टर 8 बिट का। R8 का मतलब है रजिस्टर 8 बिट का, 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर, रजिस्टर 8 बिट का R8, ठीक है। जिसके अंदर ये एच आल एच एल बी एच बी एल सी एच सी एल, ये आपको पता है सारे 8 8 बिट के हैं।
सारे AH AL जो है AX का पार्ट है, BH BL जो है वो BX का पार्ट है, CH CL जो है वो CX का पार्ट है। ये सब 8 8 बिट के रजिस्टर है। ठीक है, तो R8 अगर कहीं लिखा हुआ है, R8 का मतलब है 8 बिट का रजिस्टर। R16 का मतलब है 16 बिट का रजिस्टर, जैसे AX BX CX ये सारे 16 बिट के हैं। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हो R16 इसका मतलब है रजिस्टर 16 बिट का। और कहीं लिखा है R32 इसका मतलब है रजिस्टर 32 बिट का, जैसे EAX EBX ECX ये सारे 32 बिट के रजिस्टर्स हैं। तो जहां R32 लिखा नजर आए तो रजिस्टर 32 बिट इससे मुराद ली जाएगी। नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर REG, रजिस्टर अगर सिर्फ रजिस्टर लिखा हो तो इसका मतलब है कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर, कोई सा भी रजिस्टर जनरल पर्पस वो यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो 32 बिट का हो, चाहे वो 16 बिट का हो, कितने भी बिट का हो, जनरल लिखा हुआ है, बस सिर्फ रजिस्टर लिखा हुआ है तो बिट को यहाँ पर जो है वो कंसीडर नहीं किया जा रहा, ज्यादा जनरल पर्पस रजिस्टर को लिया जा रहा है। अच्छा जी, मोहम्मद हसन कह रहे हैं नेट का इशू हो गया है तो अटेंडेंस प्रेजेंट लगा दीजिएगा। अच्छा, नेट का इशू तो देखो कोशिश करो आखिर तक चले क्लास, अटेंडेंस तो वैसे आखिर में लेंगे। और अभी तक मुझे ना अटेंडेंस बहुत कम नजर आ रही है, 20 लोग ही नजर आ रहे हैं, सिर्फ 10 लोग तकरीबन गायब है। अच्छा जी, नीचे लिखा है एस साइन रजिस्टर, ये साइन रजिस्टर की बात हो रही है। सॉरी, साइन रजिस्टर नहीं, सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर की बात हो रही है। एस रैक का मतलब है सेगमेंट रजिस्टर। तो सेगमेंट रजिस्टर है 16 बिट का, सेगमेंट रजिस्टर में पढ़े थे 16 बिट के होते हैं, CS DS SS ES ये सारे 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर। डबल आई आई डबल एम का मतलब है इमीडिएट वैल्यू, कोई वैल्यू 8 बिट की हो, 16 बिट की हो, 32 बिट की हो, ये सारी की सारी वैल्यूज इमीडिएट वैल्यूज कहलाती है, यानी कि कोई नंबर। इमीडिएट वैल्यू का मतलब कोई नंबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो इमीडिएट वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी नंबर या तो 8 बिट के अंदर होगा, 16 बिट के अंदर होगा, 32 बिट के अंदर होगा, तो कोई भी नंबर हो सकता है इमीडिएट वैल्यू। अगर इमीडिएट 8 लिखा है तो इसका मतलब कोई भी नंबर 8 बिट का, कोई भी नंबर 8 बिट का। अगर इमीडिएट 16 लिखा है इसका मतलब है कोई भी नंबर 16 बिट का। अगर इमीडिएट 32 लिखा है इसका मतलब है कोई भी नंबर 32 बिट का। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ R/M इसका मतलब है रजिस्टर या वेरिएबल, M का मतलब वेरिएबल, रजिस्टर या वेरिएबल 8 बिट का। R/M रजिस्टर या वेरिएबल, M फॉर मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी का मतलब वेरिएबल, रजिस्टर या वेरिएबल 8 बिट का। ठीक है, तो 8 बिट ऑपरेंड विच कैन बी 8 बिट जनरल रजिस्टर और मेमोरी बाइट यानी कि वेरिएबल। तो अगर R/M 16 लिखा हुआ है इसका मतलब है रजिस्टर या वेरिएबल 16 बिट का। R/M 32 अगर लिखा है इसका मतलब है रजिस्टर या वेरिएबल 32 बिट का। और खाली अगर नीचे मैम लिखा है, मैम मतलब मेमोरी, इसका मतलब वेरिएबल की मुराद हो रही है कि कोई भी वेरिएबल, चाहे वो 8 बिट का हो, 16 बिट का हो, 32 बिट का हो, कोई भी मेमोरी ऑपरेंड का मतलब वेरिएबल, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लिया जा सकता है इससे मुराद। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई पूरी लिस्ट। ये पूरी लिस्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जनरल ऑपरेंड को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कहीं लिखा हुआ हो R8, कहीं अगर लिखा हुआ हो REG, कहीं अगर लिखा हुआ हो R/M8, तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। टेबल से आप जो है देख भी सकते हो और नाम से भी मतलब समझ में आ ही रहा है। ये छोड़ देते हैं स्लाइड ये से। अच्छा, यहाँ पर देखें मूव इंस्ट्रक्शन, मूव इंस्ट्रक्शन ये आप कर चुके हो लैब में। अच्छा, आवाज तो सबको आ रही है ना? आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज?
यस सर, आवाज सही है। आवाज क्लियर रहे तो अच्छा है, क्योंकि जाहिर है मैं बोल रहा हूँ, कम से कम आवाज जरूर आनी चाहिए। अच्छा ये देखें, मूव मूव जो है वो इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं असेंबली में, और इसके अंदर देखो बोथ लिखा हुआ है, बोथ ऑपरेंड्स मस्ट बी द सेम साइज। दोनों ऑपरेंड्स का जो है साइज सेम होना जरूरी है। जैसे आप देखो यहाँ पर मूव, पहला ऑपरेंड रजिस्टर होगा, दूसरा ऑपरेंड इस पर रजिस्टर हो सकता है। मूव, पहला ऑपरेंड कोई वेरिएबल हो सकता है, दूसरा ऑपरेंड कोई रजिस्टर हो सकता है। मूव, तीसरा ऑपरेंड कोई रजिस्टर हो सकता है, पहला ऑपरेंड कोई रजिस्टर हो सकता है, दूसरा ऑपरेंड कोई वेरिएबल हो सकता है। मूव, पहला ऑपरेंड कोई वेरिएबल हो सकता है, दूसरा ऑपरेंड कोई नंबर हो सकता है। मूव, पहला ऑपरेंड कोई रजिस्टर हो सकता है, दूसरा ऑपरेंड कोई नंबर हो सकता है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं दिखाया गया, एक दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं दिखाया गया। वो कौन से हैं? एक तो देखो, जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, बोथ ऑपरेंड्स कैन नॉट बी मेमोरी ऑपरेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों ऑपरेंड मेमोरी ऑपरेंड नहीं होने चाहिए। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मूव एक तरफ भी वेरिएबल हो, मेमोरी का मतलब वेरिएबल, एक तरफ भी वेरिएबल हो, एक ऑपरेंड भी वेरिएबल हो, दूसरा ऑपरेंड भी वेरिएबल हो, ये आप काम नहीं कर सकते। दो वेरिएबल किसी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर असेंबली में यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि असेंबली के अंदर किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो वेरिएबल यूज नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर है जब एक वेरिएबल को देखेगा दूसरा फोकस में नहीं रहेगा, रैम के अंदर दूसरे को देखेगा पहला फोकस में नहीं होगा। तो असेंबली की किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर दो वेरिएबल अलाउ नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिखो मूव ए कॉमा बी। अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये रॉन्ग इंस्ट्रक्शन कहलाएगी, ये इंस्ट्रक्शन रॉन्ग होगी, ये एरर होगी। एरर क्यों होगी? क्योंकि ये भी वेरिएबल है बी, ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल आपने एक ही इंस्ट्रक्शन में यूज कर लिए जो कि अलाउ नहीं है। अच्छा, पेपर के अंदर मैं इतनी बार बताता हूँ, लेकिन पेपर में लोग फिर भी लिखते हैं, और मैं इस पे मार्क्स डिडक्ट करता हूँ। लोग फिर भी पेपर में लिखते हैं। किसी के माइक से शोर आ रहा है, जो माइक देख लेते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, माइक को म्यूट ऑल कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में किसी के माइक से शोर नहीं आ रहा होगा, अब बस मेरा माइक ही खुला है। अच्छा, अब आप देखो ये मूव ए कोमा बी, तो ये अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? रीजन मैंने आपको बता दिया कि दो वेरिएबल किसी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज नहीं हो सकते। तो अलाउड पैरामीटर मूव के साथ जो साइड में लिखे हुए हैं वो ये हैं। ठीक है, रजिस्टर कोई या तो वेरिएबल कोई ऑपरेंड में से कोई एक, दोनों रजिस्टर हो वो सही है। जैसे शुरू में दिखाया ना, मूव पहला ऑपरेंड भी रजिस्टर, दूसरा ऑपरेंड भी रजिस्टर, ये ठीक है, दो रजिस्टर यूज कर सकते हो, क्योंकि जाहिर दो रजिस्टर अलग अलग लोकेशन में पड़े, लेकिन दो वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। एक वेरिएबल एक रजिस्टर ये भी यूज कर सकते हो, एक दोनों एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट नंबर कोई वो भी यूज कर सकते हो। ये अलाउड पैरामीटर साइड में लिखे, और ये यहाँ पर इसके एग्जांपल दिखा दे। अच्छा, ये टाइम मेरे पास एक लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, दोबारा मैं कनेक्ट करूंगा, तो आप लोग भी दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा।